ओके अगेन विपिन सर। लेकिन आज जो है कुछ हम एक जनरल स्ट्रैटेजी टुडे आई हैव कम विथ सम जनरल स्ट्रैटेजी फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि अभी 11th के सेशन में जा रहे हैं, 11th में जस्ट इंटर कर रहे हैं और उन्होंने आइदर PCM और जो फिजिक्स केमिस्ट्री विथ बायोलॉजी आइदर उनका जेई टारगेट हो या जो उनका नीट टारगेट है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका कि मैथमेटिक्स के साथ बायोलॉजी भी होता है, तो वो बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। थोड़ा लोड पड़ता है इनिशियली कि मैथ्स भी होता है, मैथ्स भी आप रखते हो प्लस बायो भी रखते हो, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि थोड़ा सा जो मैथ्स का जो एज इफेक्ट है, एज इफेक्ट एज वी नो स्पेशली इन फिजिक्स में थोड़ा सा उनका बहुत अच्छा हो जाता है कॉन्सेप्शन। थोड़ा कैलकुलेशन से उनका फोबिया जो होता है, जो प्योर PCB वाले होते हैं उनका जो कैलकुलेशन रिलेटेड फोबिया है वो फोबिया भी उनका नहीं रहता है। और इनफैक्ट में यदि हम लोग बात करें तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी ये आपका नीट के लिए मेन पेपर्स है, राइट। लेकिन इसमें जो ये फिजिक्स पेपर होता है ये उन लोगों के लिए काफ़ी वाइटल पेपर इसलिए हो जाते हैं कि ये उनको रैंक्स प्रोवाइड करते हैं, ये उनको रैंक्स जो है ना ये प्रोवाइड करते हैं। तो इस फिजिक्स को उनका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मोर और लेस जो भी बच्चे नीट में उस लेवल पे पहुंच जाते हैं वहाँ केमिस्ट्री और बायो जो होता है ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, लेकिन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ह्यूज गैप होता है। तो यदि आपका फिजिक्स भी बहुत अच्छा है उस टाइम पे तो आपका एक तो थ्रेशोल्ड जो मार्क्स है वो तो आप ले ही आएंगे, उसमें भी सपोर्ट करेगा, और यदि उससे थोड़ा सा ज़्यादा नंबर है तो आपको ये रैंक्स प्रोवाइड कर देता है। इसलिए फिजिक्स पे ध्यान देना खास के जो नीट के एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। बट यदि एट द सेम टाइम यदि हम बात करते हैं जेई के लिए तो वहाँ पे थोड़ा सा जो मैथ्स का जो इफेक्ट है वो आपको थोड़ा सा अच्छा रखना पड़ेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री से भी ज़्यादा वाइटल वहाँ पे मैथ्स हो जाता है, क्योंकि मैथ्स वहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा एक टाइप का हम बोलते हैं कि बड़ा अनकन्वेंशनल क्वेश्चंस कभी कभी उसमें आ जाते हैं, तो उस चीज़ को आपको देखना होगा। तो ये हमने जनरल स्ट्रैटेजी लिया है। साथ साथ जो स्ट्रैटेजी यहाँ पे ये देखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका NCERT है, जो NCERT है इसका बुक्स तो आपके पास होना ही चाहिए, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री एंड बायो के लिए। जो नीट वाले हैं उनके लिए केमिस्ट्री और ये बायो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है NCERT को फॉलो करो। बायो के लिए तो ऐसा कहा गया है कि भाई जो NCERT है वो बाइबिल है, तो आप इसी से ले सकते हैं कि नीट के लिए जो बायो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये हमने कुछ जनरल ट्रैक दिया है, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दिया है अबाउट दिस जेई और नीट के एग्ज़ाम के बारे में। और इनिशियल से ही आप क्या करो, जैसे जैसे आपका 11th का सेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप कुछ चैप्टर्स जैसे बना लेते हो, जैसे फर्स्ट चैप्टर्स हम लेते हैं कि ये यूनिट एंड डायमेंशन है। फिजिक्स में यदि हम बात करते हैं, जैसे केमिस्ट्री में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर या कुछ जनरल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री रिलेटेड में, खास के जो होता है आपका मोलैलिटी है, मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, ये सब चीज़ों पे अच्छी पकड़ होना चाहिए, ये सब चीज़ों पे अच्छा पकड़ होना चाहिए। क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जब मैं 12th में जाता हूँ तो वहाँ पे केमिस्ट्री में देखते हैं कि भाई सॉल्यूशन आ गया, वहाँ चैप्टर क्या है, सॉल्यूशन आ गया। तो वहाँ वो थोड़ा सा वेपर प्रेशर से, रॉल्ड्स लॉ से, इस सबसे ज़्यादा वहाँ पे उसका काम होता है। लेकिन वहाँ पे मैं देखता हूँ कि जो बच्चे 11th में ये सब जो सेक्शन है, ये मोलैरिटी, ये मोलैलिटी, कहीं आपको वेट परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम दे दिया, कहीं आपको परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम दे दिया, तो ये सब सबका गुम रहता है, एकदम ही बेस हिला हुआ है भाई। तो ये सब चीज़ों पे 11th के टाइम में ज़्यादा फोकस करो आप। ये सब चीज़ें जो है बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि भाई परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम को कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे, जैसे परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है इसको कैसे करेंगे, इससे हम कैसे मोलैरिटी में चेंज कर लेंगे, इसको कैसे हम मोलैरिटी में चेंज कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें आप 11th के टाइम में बहुत ज़्यादा फोकस करो, स्पेशली इन केमिस्ट्री। फिजिक्स में क्या है कि जो फर्स्ट चैप्टर जैसे हम बात करते हैं, जो फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन का, तो कहने के लिए ये पहला चैप्टर है, लेकिन ये बहुत ही सॉलिड चैप्टर है इन द सेंस
कि कभी आप ऐसा देखते हो कि कुछ ऐसा एक मैथमेटिकल या एक फॉर्मूलेशन आप करते हो फिजिक्स में, राइट करते हैं आप कोई फॉर्मूलेशन, वहाँ कोई डाउट होता है कि यार ये टर्म प्रेशर ऊपर में था कि ये प्रेशर नीचे में था, बाकी जो टर्म है ये आपको मान लो कि क्लियर है, लेकिन आप कहीं कंफ्यूज कर रहे हो कि यार प्रेशर कहीं न्यूमरेटर में था कि कहीं डिनोमिनेटर में था। तो यहाँ से आप यूनिट के हिसाब से भी इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं कि सपोज करो आपको एक्स निकालना है, तो इस एक्स का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट क्या है, ये आपको पता है। तो उस हिसाब से आप प्रेशर ऊपर में डाल के नीचे में डाल के एक बार चेक कर लो कि भैया ये एक्स का जो यूनिट है वो मैच होता है कि नहीं होता है। तो वहाँ से भी थोड़ा सा आप गाइडलाइन ले सकते हो, क्योंकि वो तो भाई बेसिक चीज़ है, इसीलिए उन लोगों ने ये चैप्टर्स जो है ये रखा है। लेकिन जब वही चीज़ जब आप इंट्रेंस एग्जामिनेशन में जब यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन बनाएंगे, स्पेशली फॉर इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जब आप बनाएंगे, तो वो चैप्टर तो है यूनिट एंड डायमेंशन का, बट जो उसमें टर्म्स हैं, जो चीज़ वो इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो ज़्यादातर फ्रॉम 12th से आता है। अब जैसे देखो एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि जैसे एक बार नीट में ऐसा क्वेश्चन आया, एक बार नीट में ऐसा क्वेश्चन था कि देयर इज ए क्वांटिटी एक्स विच इज़ गिवन बाय 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट का होल अंडर रूट। तो बोला इस एक्स का डायमेंशन क्या होगा, इस एक्स का आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। तो अब देखो ये वाला जो सेक्शन है 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आपको 11th में कहीं नहीं मिलेगा। μ0 आप देखोगे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में इन्वॉल्व होगा, कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, मैग्नेटिज्म वाले में। एप्सिलॉन नॉट कहीं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज़ होगा। तो आप देख रहे हो ये वाला जो टर्म है ये कहीं 11th से रिलेट नहीं कर रहा है, लेकिन उन्होंने पूछा क्या है कि आप डायमेंशन, तो बच्चे यहाँ थोड़ा शॉक हो जाते हैं कि भैया ये डायमेंशन में ये कहाँ आ गया। अब सपोज करो कि 12th चैप्टर में एक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आता है, एक चैप्टर क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब इस चैप्टर को आप थॉरोली स्टडी करेंगे तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट जो होता है ये c होता है, ये c हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या है, स्पीड बोलो या यहाँ पे वेलोसिटी बोलो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। अब देखो यदि ये फॉर्मूला मेरे को यहाँ पे क्लियर है कि 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट का होल अंडर रूट c होता है और ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, तो ओबियसली 1 सेकेंड के अंदर में ये x हमारा निकल जाएगा कि अरे यार ये तो LT-1 होगा, है ना, मीटर पर सेकेंड ही रिप्रेजेंट करेगा कि नहीं। तो कहने के लिए चैप्टर कहाँ से था, क्वेश्चन ऐसा लगा, क्वेश्चन आपको ऐसा फील होगा कि भाई यूनिट एंड डायमेंशन से था, बट इसमें जो पैरामीटर्स थे या जो चीज़ें इन्वॉल्व थी वो 12th सेक्शन से था। तो इस सब चीज़ों को भी थोड़ा सा हम लोगों को देखना होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जैसे आप कोई चैप्टर्स को आप फिनिश करते हो, जैसे सपोज करो कि आपने क्या किया, ये यूनिट्स प्लस डायमेंशन ये वाला चैप्टर जैसे मान लो आप फिनिश करते हो, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो अभी रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको आप सॉल्व करो। तो इससे क्या होगा कि जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो ना, जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो उस पर तो अच्छा सा ग्रिप आएगा ही, और साथ साथ आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बने रहेंगे। इट में भी कि जब आप एग्ज़ाम देते रहेंगे तो कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ही मैच कर जाएगा आपका, तो उसको ऑप्शन डालने में आपका टाइम जो है सो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो ये सब उसका फ्रिंज बेनिफिट है ज़्यादा क्वेश्चन बनाने का। इसके बाद जब आप आते हो स्पेशली सेकेंड चैप्टर इन फिजिक्स में, तो खास के आप इक्विलिब्रियम वाला जो चैप्टर है, खास के आप देखोगे कि एक ही बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, या सपोज करो कि एक बॉडी है, इस पर एक फोर्स लग रहा है F1, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है सपोज करो F2। तो जो ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स है, इनका जो रिजल्टेंट आएगा कहीं पे, ये जो मेरा ऐसे हम लोग रिजल्टेंट लेते हैं, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। साथ साथ यहाँ पे हमें देखना है कि रिजल्टेंट भी जो है वो वेक्टर ही होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूलेशन है ये आपका वेल कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये जो चैप्टर्स हम ले रहे हैं बेसिकली जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स जो ले रहे हैं वो 11th से आ रहा है। लेकिन जब आप 12th में जाओगे तो आप ये फॉर्मूलेशन चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जो वेक्टर क्वांटिटी है वो सिर्फ 11th ही क्लास से आएगा, वो तो भाई 12th क्लास से भी आ सकता है। तो ये सब कुछ चीज़ें बेसिक चीज़ है जो आपको अच्छा सा पकड़ होना चाहिए सब पे। इसके बाद जब आप जाते हो आगे बढ़ते हो फिजिक्स में, अभी मैं फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ 11th सेक्शन का कि किस किस चैप्टर्स को आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो ये हो गया। इसके बाद जब आप आते हो इसमें जो वर्क पावर एनर्जी चैप्टर है,
जो आपका एक आता है वर्क पावर एंड एनर्जी। ये चैप्टर पे आपका वेल कमांड होना चाहिए। वेल कमांड इन द सेंस कि आप देख रहे हो कि भाई कभी ऐसा एक केस आ रहा है कि इनिशियली एट टाइम t बराबर 0 पे वेलोसिटी कुछ और था, टाइम t बराबर सर्टेन टाइम t पे वेलोसिटी कुछ और हो गया, और आपको ऐसा है कि यहाँ पे वेलोसिटी आस्किंग मोड में डाला है कि ये वेलोसिटी निकालो। फिर आप देखोगे यदि कुछ आप काइनेमेटिक्स का इक्वेशंस लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, तो वहाँ से वो कल्मिनेट नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे आप देखो कि भाई नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा, नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन। तो खास कर ये वर्क एनर्जी थ्योरम है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता है आगे जब आप क्वेश्चंस बनाओगे, तो बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। नॉट ओनली ये कहने के लिए चैप्टर्स 11th के होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे कि आप इलेक्ट्रोस्टैट्स में, मैग्नेटिज्म में, बहुत जगह पे इस सब कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग को अच्छा से रखना है। अब थोड़ा सा इनिशियल चैप्टर्स यदि मैं मैथ्स की बात करूँ, इनिशियल चैप्टर्स यदि मैं मैथ्स की बात करूँ 11th साइड से, तो जो सबसे ज़्यादा आपको 11th टाइम में थोड़ा फोकस करना है वो चैप्टर आता है फंक्शंस। फंक्शंस को आपको अच्छे ढंग से करना है। इसके बाद जो है जो सेकेंड लोडेड वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर है। आजकल तो ऐसा है कि जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें तो इन लोगों ने कुछ भी, जितना भी अच्छा चीज़ है, एक भी चीज़ इन लोगों ने सिलेबस में नहीं रखा है। मोस्टली जो है जितने भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको इन लोगों ने डिलीट कर दिया सीबीएसई में। तो बच्चे 10% 12% जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का सिलेबस 11th टाइम में उनको मालूम होता है, बाकी चीज़ नहीं होता है। लेकिन जब आपको इंट्रेंस मोड में जाना है तो इनिशियली ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक अच्छे बुक से, एक जहाँ पे आपको हो, जहाँ पे सारा थ्योरीज है, उनका प्रॉपर्टीज है, उनका लोकस रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, इसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, खास के उनका जो प्रॉपर्टीज है, जैसे सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है और इसका कंजुगेट हम z बार लेते हैं, तो z इंटू में z बार, जैसे ये मैग्नीट्यूड ऑफ z का होल स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से खास के जो इनका नॉर्मल फॉर्म है, फिर इसमें जो आता है ये यूलर्स फॉर्मेट एक आता है। जब आप आगे जाओगे, नॉट ओनली इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जब आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तो फिर वहाँ हमें यूलर्स फॉर्मेट पढ़ना होता है। तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, ये फंक्शन, और जो खास कर जो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक फार्मूली है ट्रिग्नोमेट्री का, कि सपोज करो कि साइन ऑफ 3 थीटा है, कहीं साइन 2 थीटा है ना, इस सबको आप कैसे थीटा के टर्म में लाओगे, जैसे साइन 2 थीटा है उसको थीटा के टर्म में कैसे ब्रेक करोगे। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक जितना भी फॉर्मूलेशन है ये आपका वेल कमांड होना चाहिए। और ये सब चीज़ करने से तभी पॉसिबल है, वो इफ़ेक्टिव होगा जब आप क्या करोगे कि फार्मूलेशन लर्न करने से ही नहीं होगा, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस में यदि आप इसको यूज करते हो तो वो चीज़ आपकी रिटेंशन में ऑलरेडी मेंटेन रहेगा। तो ये मैंने कुछ जनरल ऐसे ही आज मूड हुआ था कि बहुत दिनों से मैं क्वेश्चन सब देता ही रहता हूँ, तो आज मैं जो न्यू इंट्रेंट्स हैं जो 11th क्लास में जा रहे हैं, कुछ टारगेट लेकर के जा रहे हैं कि भैया हमें जेई क्रैक करना है या हमें नीट करना है, तो आप कैसे करोगे, तो इसके बारे में कुछ हमने हाईलाइट किया है। और इस ढंग से यदि आप बनाओगे और कुछ सपोर्टिव मटेरियल्स आप रखो, उस मटेरियल से आप क्वेश्चन से बनाते रहो। मेरे हर एक वीडियो में मैं अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ जिस पर कि आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो यदि मेरी कोई ज़रूरत होती है या मेरे रिलेटेड कोई टॉपिक्स होता है या आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो नंबर दिया रहता है। तो अब तो आजकल ऐसा समय आ गया है कि स्टूडेंट कहीं भी रहें, टीचर कहीं भी रहें, अब तो ऑनलाइन मोड हो गया है, ऑफलाइन मोड तो था ही, तो आप कहीं से भी कोई फ़ायदा हमसे भी उठा सकते हैं राइट वे से। और कम से कम टाइम में यदि आप जो बेसिक सिलेबस है उसको ख़त्म कर लेते हैं, एंड कर लेते हैं, ओनली आप तभी उसके बाद आप सैचुरेशन मोड में जा सकते हैं। तो इस हिसाब से मैंने ये वीडियो बनाया है। फिर कमिंग टाइम में कुछ नेक्स्ट किसी पर्टिकुलर सब, आज तो हमने थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बताया, केमिस्ट्री के बारे में बताया, इस डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बारे में बताया। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेशलाइज हो करके कोई फिजिक्स का ही सारा चैप्टर कैसे करना है, केमिस्ट्री का कैसे करना है, तो ये हम आपको जनरल परसेप्शन देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैं ऑलवेज बोलता रहता हूँ, जो फर्स्ट वीडियो से लेकर के हर एक वीडियो में मैं ये चीज़ पे ज़रूर फोकस करता हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू टेस्ट योर सेल्फ थ्रू द क्वेश्चंस। यदि आप घर में कोई नया क्वेश्चंस बना लेते हो, अपने जितना ही रिसोर्सेज आपके पास है, तो इसका मतलब है कि आप बाहर भी बना सकते हो। इसलिए हमेशा जो है क्वेश्चंस के थ्रू अपने आप को टेस्टिंग मोड में रखिए। थैंक यू।